जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें क्या किरदार होने जा रहा है, इंडिया क्या करने जा रहा है। एक तरफ इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन पे भी खुश है, एक तरफ वो G7 का भी हिस्सा है, एक तरफ वो ईरान के साथ भी जो है रुपए में ट्रेड करना चाहता है, रशिया से भी वो चीज़ें ऑयल ले रहा है। तो ये आप कैसे देखते हैं कि, और पर्टिकुलरली आत्मनिर्भर की भारत इंडिजिनस जो डिफेंस डेवलपमेंट है उसकी भी बात कर रहा है। हाउ डू यू सी ये दुनिया में जिस तरह चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। कल बल्कि मैं देख रहा था एक आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का आया हुआ था जिसमें हेनरी किसिंजर का इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे कि चाइनीज़ ने समझ लिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है और अमेरिका ने समझ लिया कि चाइना तरक्की कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्डर। ज़रा हमें ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को समझाएं प्लीज़। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल कि वेयर इज इंडिया इन द ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर, अगर आप पूछें। ठीक है, अगर रैंकिंग देखें, वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया कहाँ है। सो पहला तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को ले लें तो इट इज अबाउट 104-105 ट्रिलियन डॉलर है ग्लोबल इकोनॉमी, जिसका 40% सिर्फ यूएस और चाइना है, 23 और 17। आर यू विथ मी? मुझे लग रहा है ब्लर हो रहा है आपका इमेज। मैं देख रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपको। जी हाँ, तो 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज जस्ट यूएस एंड चाइना, द टॉप टू पावर्स। 23 के करीब यूएस है, ट्रिलियन डॉलर्स। 17 के करीब, या 17 से ज्यादा, 18 के करीब चाइना है। ये दोनों मिलकर 40 है। इंडिया इज स्टिल बिलो 4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इंडिया इज लेस देन 4% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इट्स नॉट लाइक इट्स, इवन दो इट इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, इट्स नॉट ए मेजर इकोनॉमिक पावर जिस तरह यूएस और चाइना है, क्योंकि इन दोनों को मिला लें तो 40% हो जाती है ग्लोबल। लेकिन इंडिया इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में डेवलपिंग डेवलपिंग नेशन कहते थे, पहले अंडर डेवलप था। जब पैदा हुआ तो 76 ईयर्स पहले कहते थे इट्स एन अंडर डेवलप कंट्री, फिर डेवलपिंग कंट्री बना। फिर जब ब्रिक्स का जिक्र आया तो इट बिकेम एन इमर्जिंग मार्केट। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इनवाइटेड। यस। पहले G8 हुआ करते थे, याद है? अब रशिया था, फिर रशिया रशिया को को निकाल दिया। निकाल के फिर उसको G7 कर दिया गया। लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो what does that mean? India is the fifth biggest economy, so in economic sense, it deserves to be in G7, China हो या ना हो, right? दूसरी चीज ये है, it is the world's third biggest defense budget. तो in that sense, अगर defense spending, if that is a measure of military power, then it is the third biggest power, कह सकते हैं आप, militarily, right? इंडिया अब रशिया से ज्यादा खर्च करता है डिफेंस पर। हालांकि रशिया इज एट वॉर, बट इंडिया स्पेंडिंग मोर देन रशिया। सो इन दैट सेंस इट डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 7 कंट्रीज, डिफेंस को ले ले या इकोनॉमी को ले ले। लेकिन the figure that shocks you instantly is when you look at per capita. अमेरिका का पर कैपिटा 70,000 के करीब है, इंडिया का 2,000 कुछ है। यहाँ पे एक अजीब बात है, तो because of the large population, India is a very important country, but the quality of life of Indians वगैरह अभी बहुत दूर है from the quality of life in the West. So in that sense, the question arises कि is India is not yet a developed country. खुद इंडिया के लीडर्स कह रहे हैं, जो 2047 का जो विजन है, ये कहने का we want
इंडिया टू बी ए फुली डेवलप्ड कंट्री इन 2047, इस तरह से. बट बट द थिंग इज के इफ यू लुक एट द ग्लोबल ऑर्डर, अगर अमेरिका और कमजोर हो जाता है रिलेटिवली, देन इट विल बिकम व्हाट इंडिया वांट्स द वर्ल्ड टू बी, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगी. ऑलरेडी आप देख सक रहे हैं कि अमेरिका इज नॉट वो हर जगह अपनी जो मौकिफ है उसको इम्पोज नहीं कर सक रहा. इट इज सक्सीडिंग इन सम प्लेसेस, इट्स फेलिंग इन सम प्लेसेस. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क इज एबल टू डू दैट. कोई और ऐसा मुल्क नहीं है विच फर्स्ट ऑफ ऑल डजंट इवन हैव पोजीशंस विच नीड टू बी इम्पोज्ड ऑन अदर कंट्रीज. वो तो है नहीं, लेकिन देयर आर नोबडी एल्स कैन डू दैट. So what happens is, if America is not the most powerful country, yeah, not the kind of country which can force its will on the system खुल जाता है. The moment the system becomes open, then you look at the top 8-10 powers को देख लें, India is there. इंडिया की पोजीशन बन जाएगी, इंडिया की टीम भी बन सकती है. एक वक्त एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, we don't want to be in this camp or that camp, we want our own camp. और वो कैंप का इशारा क्या, मतलब वो कई बार कह चुके हैं, इज द ग्लोबल साउथ. तो ग्लोबल साउथ में 140 मुल्क आते हैं. there are more than 140 countries in the global south and India wants to be the leader of the global south. So it is. और जब अगर आप जाके देखें जो G77 की बात करते हैं ना यूएन के कॉन्टेक्स्ट में, which is also part of the global south, तो उसमें G77 एंड चाइना कहते हैं. तो चाइना का अभी स्टेटस अभी भी क्वेश्चन मार्क है. चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए डेवलपिंग कंट्री, कि नहीं हम गरीब हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, अभी सिर्फ 10,000 के या 12,000 है हमारी जीडीपी, हम तो स्पेन के उतने भी नहीं है पर कैपिटा इनकम, सो वी आर ए डेवलपिंग कंट्री. और जो उनकी शिकायत है अमेरिका से, आपने सही कहा कि अमेरिका is preventing China's development. हालांकि बात उल्टी है. चाइना को फैसिलिटेट किया है यूएस ने WTO में लेकर आकर, इंटरनेशनल. अगर आप जाके 1990s का चाइना देखते हैं, बिल क्लिंटन से पहले और उसके बाद, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वगैरह जो दिया गया चाइना को, तो द यूएस फैसिलिटेट द राइज ऑफ चाइना टू बैलेंस द सोवियत यूनियन, राइट. 80s से शुरू कर दिया था. अब the US is doing the same thing. It is helping India and facilitating India to balance China. So India is going to be the new China. India is not going to be like मतलब अमेरिका का पुडल नहीं बनने वाला है ये, जिस तरह के बर्तानिया है वगैरह. It's not going to be the poodle of the US. So you can say India is. देखिए, अगर आप यहाँ वॉशिंगटन में आपने कई मतलब थिंक टैंक्स के दौरा भी किया एंड यू मेट लॉट्स ऑफ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह, अगर आप उनसे पूछें हु आर द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड, तो वो यूएस, रशिया, चाइना की बात करेंगे, द टॉप 3. लेकिन मेरी नजर में द टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया. वो कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, India is already the 5th biggest economy. और what is going to happen, 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे, मजा आ जाएगा. एक ही साल में इंडिया is going to pass Germany and Japan both. 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में. और इंडिया हैज a young population, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है. जापान की तो बुढ़े हो गए. आपको पता है जापान के कल्चर इज अ डिक्लाइनिंग कल्चर. आपको पता है वहां पे लोग सेक्स भी नहीं करते, पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, वाइटैलिटी भी नहीं है. बहुत जमाने से उनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ स्टैग्नेशन ज्यादा है, ऐसा कोई स्पेशल ग्रोथ नजर नहीं आता, स्पर्ट्स. द यूएस इकोनॉमी हैज ग्रोन मोर देन द जापानीज इकोनॉमी. और Germany is doing fine, but both are in $4 trillion. I think India will catch up very quickly with them. So गरीब भी हो ना आप, देखिए अगर आपके पास बैंक में आप हर साल $5 ट्रिलियन बना रहे हैं, ठीक है, आप भी बना रहे हैं, लेट्स से कि आप $1,000, आप 10,000 बना रहे हैं, मैं भी 10,000 बना रहा हूं, लेकिन जो
डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, दैट इज द क्राइटेरिया. इंडिया विद ए $5 trillion इकोनॉमी could afford to spend 100, even $200 billion on defense. इसलिए वो इट विल बिकम अ बिग पावर. ये कह रहा हूं, गरीब होंगे ठीक है, पर जीडीपी सिर्फ 3,000 होगी या 4,000 होगी, दैट इज फाइन. बट वो $200 बिलियन से वो काफी ज्यादा वेपन्स भी हासिल कर सकता है, एंड इट कैन डिप्लॉय दोज वेपन्स. और अगर दूसरे मुल्क जो है, जो आर ऑल्सो अराउंड $4-5 ट्रिलियन, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड दैट सेम अमाउंट ऑन डिफेंस. समझ रहे ना आप? जैसा कि तो मुझे दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी इन द टॉप 3, एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट. जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं. बर्तानिया और फ्रांस का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है. बर्तानिया का बगैर अमेरिका के कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, वो अपनी ईयू के भी बाहर हो गया है. एटलीस्ट देखिए ना, जब मैक्रॉन जब बीजिंग गए थे, तो जनाब ईयू के प्रेसिडेंट को साथ लेके गए थे. साथ लेके गए थे, सही. ठीक है, मतलब ऋषि सुनाक किसको लेके जाएंगे? हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन टू अमेरिका, इट हैज उसकी जो पावर परसेप्शन है, इट्स स्लाइटली एग्जैजरेटेड है, वो थोड़ा बलून है वो इन रियल टर्म्स. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया इज इन द टॉप 3 और राइजिंग है. Number 1 is perceived to be declining. I don't think the US is declining जिस तरह लोग कहते हैं. US में थोड़े issues हो चुके हैं. The rest of the world is catching up with the US. It is not that it is declining. अभी भी देखिए, अब मैं बता रहा था आपको, पर कैपिटा इनकम 70,000 है. इंडिया से 30-35 गुना ज्यादा, चाइना से आप देख लें 7 गुना ज्यादा. So people, the life, if the purpose of the state is to provide quality of life, we have great quality of life relatively. Democracy भी दोनों मुल्कों से बेहतर है. और weapons वगैरह देखिए, अभी भी both countries lag behind in weapons technology. देखिए, पैसे ज्यादा खर्च करना तो एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि do you also have the capacity to build your own weapon? दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो खुद अपने हथियार बना के उससे लड़ते हैं. बाकी के सारे मुल्क खरीद के लड़ते हैं ना. तो दैट इज द डिफरेंस. द रियल पावर्स आर द वन हु हैव रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस इज नॉट जस्ट मनी. सऊदी अरेबिया के पास भी पैसा है. सऊदी अरेबिया का बजट इज वेरी क्लोज टू इंडिया. आपको पता है, एक साल पहले इट वाज स्पेंडिंग मोर देन इंडिया ना. डजंट मीन सऊदी अरेबिया इज नॉट ए फाइटिंग फोर्स. मतलब क्या करेंगे वो बगैर अमेरिका के हथियार के? वो अपने प्लेन्स को फ्यूल भी नहीं कर सक रहे थे. यूएस वाज उनके गैस एयर फ्यूलिंग यूएस कर रहा था. यमन कितना दूर है भाई, इनको वहां तक जाके आने के लिए गैस खत्म हो जा रही थी उनकी. आई फाउंड इट सो सिली. सो वो 100 बिलियन भी अगर सऊदी अरब खर्च करते रहा, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम ए मेजर पावर. जैसा कि वो चाइना से नहीं लड़ सकता, इंडिया से नहीं लड़ सकता. where इंडिया तेजाज भी बनाती है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना चुकी है, सबमरीन्स बनाती है, एंड दे कैन बिल्ड एंड स्टफ. गॉड फॉरबिड अगर कोई मेजर वॉर में इंडिया इन्वॉल्व हो गया, जो जिस तरह के 3-4-5 साल जब चलने वाले, इंडिया कैन रीटूल इट्स इंडस्ट्री टू बिल्ड इट्स ओन वेपन्स एंड फाइट. उस तरह से तो आई वुड से कि इंडिया इज इन मच बेटर पोजीशन देन रशिया आल्सो. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेकिन डॉक्टर साहब, एक दो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था. आपने भी बात की है कि इंडिया, चाइना जो है वो डेलिबरेटली कह रहा है कि अपनी डेवलपमेंट नहीं बता रहा, क्या नहीं कहता हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और वो नहीं कर रहे. इसकी क्या वजह है? और जरा पहले ये करे, फिर मैं आगे आपसे पूछता हूँ. एंड देन ये जो करेंसी की डीवैल्यूएशन का है, आज मैं देख रहा था येन थोड़ा ताकतवर हुआ, तो ये जो डेलिबरेटली अपने आप को जो डेवलपिंग कंट्री में रख रहा है, या कह रहा है हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, तो व्हाट डू मेक ऑफ दिस? क्या मतलब है इसका? क्या कहते हैं चाइना, क्या कहता है? मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रिक्लासिफाई कर दिया था एज फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री. याद है आपको? वो इंडिया के लिए नुकसानदेह था. इट वाज नॉट फायदेमंद. यस, ट्रू. इट्स लाइक सेइंग, मैं कैसा समझाऊं आपको,
The moment you become a developed country, you are part of the donor club, not on the receiving club. समझ रहे हो ना आप? अब आप जक़ात नहीं दे रहे हैं, आप जक़ात ले रहे हैं. आपका अगर मिस्किन स्टेटस निकाल दिया गया, तो चाइना स्टिल वांट्स टू रिमेन इन द डेवलपिंग स्टेटस वेयर इट डज नॉट वांट टू हेल्प. मजबूरन उसको ना डोनर क्लब, पेरिस क्लब में जाके लोन दो इधर उधर. इट विल डू एवरीथिंग स्ट्रेटेजिकली, बट इट स्टिल वांट्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री. जो कंसेशंस दिए जाते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज को इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, इकोनॉमी में ले ले, एनवायरमेंटल इश्यूज में ले ले, तो इट वांट्स टू स्टिल मेंटेन दैट. और अगर वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाता, देन इट हैज टू प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द ग्लोबल ऑर्डर. देखिए, जो करंट लिबरल ऑर्डर है ना, अब तो पता नहीं हम किस ऑर्डर में रह रहे हैं. अगर लेट्स गो बैक 4-5 साल, 2018 में चले जाएं या 2019 का ऑर्डर ले लें. उस ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका इज डिक्लाइनिंग एंड चाइना इज राइजिंग, राइट? तो वो जो सो कॉल्ड न्यू लिबरल ऑर्डर है, दैट बेनिफिटेड चाइना मोर देन इट बेनिफिटेड द यूएस. तो ये लोग जो कह रहे हैं कि चाइना वांट्स टू चेंज द ग्लोबल ऑर्डर, व्हाई विल इट वांट टू चेंज? जो बस चल रही है जिससे आप दूसरे पैसेंजर से ज्यादा दूर जा रहे हैं, आप उस बस को बदलेंगे क्यों? तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि टू मी चाइना शुड बी ए स्टेटस को पावर, बिकॉज इट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, इट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ऑर्डर जो अमेरिका ने बनाया है. बर्तानिया को उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना चाइना को हुआ है. सबसे ज्यादा बेनिफिशियर पिछले 40 साल में बस चाइना, उसके बाद अब इंडिया. आई मीन छोटे जापान भी थोड़ा बस, बट जापान वाज प्री दैट ना, वो 70s 80s की ग्रोथ है जापान की. सो इन दैट सेंस आई थिंक चाइना को मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं. अगर चाइना ऑर्डर को बदलने जाता है ना, इंटरनेशनल ऑर्डर, देन इट विल हैव टू स्पेंड टू सस्टेन इट. ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना यूक्रेन को बचाने के लिए वेस्ट वाले, दे आर स्पेंडिंग टू डिफेंड द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंडिंग यूक्रेन, दे आर आल्सो डिफेंडिंग द एग्जिस्टिंग लिबरल ऑर्डर. इतने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है वो. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग the global order. China does not want to create an order और फिर उसके ऊपर hundreds of billions of dollars हर साल खर्च करे to maintain that order. So in that sense, China is still a developing country and free riding in a way system पर वो free riding कर रहा है. So it wants to be like that. मेरे ख्याल से और 25-30 when its economy मेरे ख्याल से जब double हो जाएगी US के size में, then it will want to be more aggressive in changes. Abhi, in a way, both India and China want to benefit from the system, but they also want to have enough power कि system उनको punish ना कर सके. ये चाहते हैं, समझे? जैसा कि इंडिया का अब ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आ रहे हैं, राइट? इंडिया वांट्स टू प्रिटेंड के इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेस्टिकली. हमारे फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट में हम नंबर 1, डेमोक्रेसी में हम नंबर 1, ह्यूमन राइट्स में हम. दे वांट टू प्रिटेंड दैट, बट दे, सो हाउ विल इंडिया प्रोटेक्ट इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इफ इट इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? इसलिए वो वहां जाते हैं. जैसा चाइना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंडिया वांट्स दैट. इंडिया वांट्स टू ग्रो, अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना चाह रहा है, बट इट ऑल्सो द सिस्टम से फायदा उठाना चाह रहा है टू ग्रो, but it doesn't want the system to be able to punish it. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंडिया के अंदर अक्सर बात ये की जा रही है कि ठीक है, इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं, दे आर सेल्फ इंटरेस्ट चॉइसेस हैं, मतलब दे डोंट सर्व एनीवन, और उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा दोस्तियां बनाई हैं, दुश्मनी कम बनाई हैं. आपको क्या लगता है, ये इंडिया ये एक चीज़ बार बार कह रहा है जी हमारे अंदर कोई पेशेंस नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते अमेरिका की तरफ से ये बातें कि आपके मुल्क में तो लोग खुद कैपिटल हिल पे चढ़ाई कर देते हैं, इनइक्वालिटीज़ है, रेशियल इनइक्वालिटीज़ है, और यूरोप को भी कहते हैं भाई आप क्या कर लेते हो, आप इमिग्रेशन लॉज देखो, आपकी कॉलोनियल हिस्ट्री देखो, हमें मत बताओ. ये जो माइंडसेट है इंडिया के अंदर, वो कहता है जी हमारा पेशेंस नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते किसी की बात. डू यू थिंक समहाउ वेस्ट जो है इससे इरिटेट भी होता है, और वो इससे कोई जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इंडिया का स्लो भी कर सकते हैं कि भाई ये तो अभी से इनका इतनी अकड़ है और ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं,
डू यू थिंक ये कि वेस्ट के अंदर ये चीज सवाल है, या क्या आप समझते हैं कि नहीं, द प्रोसेस इज फास्ट, चाइना इज अ मेजर चैलेंज? देखिए, वेस्ट को आप एज ए सिंगुलर ना लें। जब वेस्ट की इंटरनल डिस्कशन होती है, मैं भी होता हूँ, फरीद जकरिया भी होते हैं, शिबली तलहामी भी होते हैं, साजिद तरार भी होते हैं। तो अगर को उठा के क्या है ना, द वेस्ट वाज गुड फॉर द वर्ल्ड, हम सब हंसना शुरू कर देंगे उसी महफिल में। भाई, कॉलोनियलिज्म की आपको याद दिलाएं चीजें जो आपने की हैं। तो जो मल्टीकल्चरल हो गया है वेस्ट, जो इंटरनल जो उनके पास क्रिटिसिज्म है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, काफ़ी स्कॉलरशिप हो गई है जिसमें वेस्ट के क्राइम्स वगैरह डॉक्यूमेंट किए गए हैं। भाई, अबू गरीब किसने एक्सपोज किया? कोई फॉरेन कंट्री ने थोड़ी किया। अबू गरीब तो अमेरिकन ने ही किया। वो जनरल है जॉन कर्न बोल के, उनका, उन्होंने मुझे अपना मेडल जो कॉइन्स देते हैं ना मिलिट्री, आई हैव हिज कॉइन, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। ही वाज द गाय हु वेंट एंड एक्सपोज्ड अबू गरीब। जब अबू गरीब एक्सपोज हो गया तो सडनली अलकायदा और अमेरिका में जरा फर्क जो था वो थोड़ा कम हो गया ना, मॉरल डिस्टेंस। वो भी घटिया किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये भी टॉर्चर कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम अमेरिका का ये है कि इट इज काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल, बिकॉज खुद के कई क्राइम्स होते हैं और वो दूसरों को लेक्चर देते हैं, एंड इन द पास्ट वो लोग सुन लेते हैं। अब नहीं सुन रहा, एटलीस्ट इंडिया नहीं सुनना चाहता, इंडिया नहीं सुनना चाहता। बट द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका विल नॉट से कि ये झूठ है। अगर आप बाइडेन के साथ पब्लिक में, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उठ के पूछे कि व्हाई इज देयर सो मच रेसिज्म इन अमेरिका, व्हाई इज दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से नो इट इज रॉन्ग, ही इज नॉट गोइंग टू से यू आर बायस्ड, यू आर दिस, आप झूठे हैं, इस तरह नहीं बताएगा। ही विल एक्सप्लेन टू यू दैट यस देयर इज एंड वी आर स्ट्रगलिंग। जॉर्ज फ्लॉयड का एपिसोड हुआ, आई डिड दिस, मैंने ये किया वो किया। कल या परसों जो बाइडेन वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो ब्लैक कॉलेज है, और वहां कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन व्हाइट सुप्रीमेसी है, और कहा कि आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम एट ए ब्लैक कॉलेज, आई विल से इट एवरीवेयर। सो अगर आप उनको अक्यूज करें कि भाई आपके पास व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, रेसिज्म है, ही इज नॉट गोइंग टू डिनाई इट। बट इंडिया के जब कहते हैं वो डिनाई कर देते हैं, एंड दैट इज अ वीक पोजिशन। वो कमजोर पोजिशन से आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो दैट इज वन स्मॉल इश्यू। लेकिन द रियल इश्यू इज कि इंडिया हैज डन 2-3 बिग थिंग्स पिछले 3-4 साल में। सबसे बड़ा रशिया का जो ऑयल खरीदा है, रशिया का इन्वेजन। सो इंडिया हैज डन समथिंग विच इज काउंटर टू द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, उसके खिलाफ गया है ना। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए इंडिया सेइंग ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, इसलिए हम कर रहे हैं। और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये मेरा फायदे का है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं वो चीज करता हूं जो मेरे फायदे का है, देन यू कांट आल्सो कम अराउंड एंड से मैं विश्व गुरु बनना चाहता हूं, मैं दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा हूं। यू कांट हैव इट बोथ वेज, राइट? जैसे अमेरिका कहता है, अमेरिका सेज वी आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, वी आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर एवरीबॉडी। हम सारे दुनिया में ऑर्डर लाना चाह रहे हैं, लिबरल वैल्यू, सबको ह्यूमन राइट्स वगैरह, राइट? इसलिए जब ट्रंप आके कहा अमेरिका फर्स्ट, इट वाज सच ए न्यू थिंग। बट इंडिया इज सेइंग वी आर पुटिंग इंडिया फर्स्ट। But then how will you be the leader of the global south then if you put India first? You will have to put the global south first. और उसमें भी अगर आप बिहेवियर देखें पिछले 3-4 साल में, एक कॉन्फ्रेंस जो उस पे हुई, क्या कहते हैं, जूम पर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद चेयर किया, 120 कंट्रीज बिफोर द G20 का ना। तो इंडिया ट्राई टू से कि हमने ग्लोबल साउथ को कंसल्ट कर लिया है, अब हम ग्लोबल साउथ के लिए स्पीक करेंगे एट द G20 के वेरियस इवेंट्स। बट इंडिया ने पिछले 3 साल से ग्लोबल साउथ के लिए किया क्या है? दे विल टेल यू कि यस हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, अफ्रीका में ये इन्वेस्ट किया है, बट दे हैव नॉट ट्राई टू create a leadership. They are hanging out with the rich guys, cool guys.
जैसा कॉलेज में नहीं होता है जो कूल बंदे जिन्हों कन्वर्टेबल में फिरते हैं अपनी गाड़ी लेके, उनके साथ फिर रहा है इंडिया, पैसे वाले बच्चों के साथ। गरीब हैं वो चाय खाने में बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ जाके चाय भी तो पिए ढाबे पर। सो दैट इज नॉट हैपनिंग। आई डोंट सी एनी मेजर कन्वेंशन इन इंडिया और देयर। इसके ये क्रिटिसिज्म पे जयशंकर बोलेंगे नहीं देखो हमने कितने कंट्रीज को बुलाया है, बांग्लादेश को भी बुलाया था, इसको भी बुलाया, वी आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द global south to G20 events, right? So they will point to that. But I think India wants to be leader of the global south, but also wants to hang out with the big guys in their clubs, like G7 and G20. It is like that. It's like saying बिल्कुल। आप, वो होता है ना, गरीब मोहल्ले से आते हैं, फिर आप डिफेंस कॉलोनी के बंदों के साथ उनके चाय खानों में, उनके क्लब में घूम फिरना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो इंडिया स्पीकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ, लेकिन वो लेकिन दे आर डूइंग मच। मैं भी देख रहा था, कोई 12-13 अरब डॉलर दे हैव गिवन टू अफ्रीका, मेरा ख्याल है, जो कि बहुत फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा पैसा है ओवरऑल एज इंडिया ए। इन्वेस्टिंग इन साउथ एशिया ऑल्सो ना। इंडिया ने बांग्लादेश को भी पैसे दिए, भूटान को बहुत सारा देते हैं, इससे पहले म्यांमार को सबमरीन दे दी। तो दे आर डूइंग दैट, जो पहले नहीं होता था इतना। इंडिया वाज नॉट ए गिविंग कंट्री इन द पास्ट। इंडिया इज अ बिग, कहते हैं कि कुछ पिछले ओवरऑल इंडिया ने कुछ 70-75 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं अफ्रीका में। इंडिया हैज अ डायस्पोरा आल्सो ना इन मुल्कों में, ये ना भूलें। सो yes, but if you look at the numbers from Europe, US and China, then वो number वो छोटा हो जाता है। So in terms of, so if you are the speaking for the global south, which is basically Africa and Latin America, आप उसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स है आपके? लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाइना के हैं। अगर आप अफ्रीका को ले लें, बाज जगह यूएस के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाज जगह फ्रांस के भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बर्तानिया का भी है, you know. So European Union का अगर आप collectively देखें, it's a big investment. So if you look at the world as US, China, India, Europe, or yeah, EU, then India is lesser than all three of them in terms of investments in. तो इसलिए मैं कह रहा था ना आपको, इससे पहले आप ही के शो पे कहा था कि चाइना इज द बैंकर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया इज द डिप्लोमेट या एम्बेसडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया वांट्स टू स्पीक अबाउट ग्लोबल साउथ, लेकिन जो फॉर एग्जांपल मेरी नजर में ग्लोबल साउथ से, फलस्तीन से ज्यादा ग्लोबल साउथ और कोई साउथ नहीं है। और पिछले 2-3 महीने से जो तबाही मचा रखी है इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ, अभी तो बमबारी भी हो गई गाजा पे, ये वो, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया hasn't spoken on that issue at all. India is with the global north on that issue. तो ग्लोबल साउथ के अगर आप लीडर बन रहे तो यू कैन बी जस्ट सिलेक्टिव। एक मजे की बात यह है कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान भी आता है। तो G20 में जब पाकिस्तान नहीं आता है, इज इंडिया स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान ऑल्सो? स्पेशली सिक्योरिटी को छोड़ दें, फ्लड्स को ले लें, डेट रिलीफ ग्लोबल। जो G20 में इंडोनेशिया जो पहले था, इंडिया से पहले, उसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वाज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ फंड फॉर इमरजेंसी रिलीफ, कुछ $100 बिलियन का फंड। एंड ऑल्सो देयर वाज लॉट्स ऑफ टॉक अबाउट डेट रिलीफ की बात ना, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे बड़ा केस तो अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग का साउथ एशिया में ही चल रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका, बट सी द प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लिए भी कि अगर पाकिस्तान इस तरह से अपने आप को दुश्मन की तरह नहीं देखता, देन इंडिया वुड बिकम, पाकिस्तान का भी फायदा होता। तो पाकिस्तान अपना भी नुकसान करा रहा है, इंडिया का भी नुकसान करा रहा है, बिकॉज इंडिया इज नॉट एबल टू फुली लीड द ग्लोबल साउथ, बिकॉज साउथ एशिया को ही लीड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑब्वियसली इट विल बी अ चैलेंज, लेकिन आई थिंक दिस इज टू अर्ली, और ये बहुत इनिशियल डिबेट्स हैं फॉर इंडिया, जिसने अभी पिछले 5-7 साल में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ें करनी जो है वो बड़ी मुश्किल है। और पर्टिकुलरली जब आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बड़ी सारी लिंक है आपकी
इलेक्शंस और पॉलिटिक्स आपके पावर से लिंक हो तो वो तब्दीलियां करना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, बट लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया टॉक्स फ्रॉम टू साइड्स ऑफ इट्स माउथ। जब बाहर जाता है तो डेमोक्रेसी की बातें करता है, जब घर आता है तो हिंदू राष्ट्र कहता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है डिप्लोमेट में, व्हाई डजंट मोदी से एट होम व्हाट ही सेज अब्रॉड, राइट? आप वहां जाके डेमोक्रेसी, इधर घर आके बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं आप इलेक्शन में। ये कोई सेक्युलर स्टेट में कोई लीडर करता है? इट्स लाइक पाकिस्तान, इमरान खान आके ईया का नाबदू व ईया का नस्तईन बल्कि वो ऐसा शुरू करते हैं, ये बजरंग बली के नाम से शुरू करते हैं। सो हाउ, सो यू इफ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, एज अ bastion ऑफ डेमोक्रेसी, तो इतना जो क्रिटिसिज्म आ रहा है फ्रॉम नॉट जस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट बट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन जब इंडिया गए थे 2022 में, ही मेड अ बिग स्पीच अबाउट हेट स्पीच इंडिया। खैर बाहर को छोड़ दे, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार इशू कर दिया है स्टेटमेंट्स के हेट स्पीच को कंट्रोल करें। इंडिया में हेट स्पीच कैसा हो रही है? आप इंडियंस आर स्प्रेडिंग हेट टूवर्ड्स इंडियंस, इसको तो डील करें आप। तो आप हारमोनी घर में फैलाए पहले, फिर बाहर जाके फैलाए। सो दैट इज एन इशू दैट इंडिया के इंटरनेशनली इट हैज वन एजेंडा, डोमेस्टिकली इट हैज अ कल्चरल एजेंडा विच इज कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एजेंडा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने लोगों ने भी पिछले 4-5 साल पे इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पे, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे किताबें लिखी हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ये गंद खत्म करो एट होम, बिकॉज दिस इज ए मोमेंट। इट इज लाइक सेइंग कि यू हैव ए चांस टू बिकम समथिंग वेरी बिग। देखिए इस लेवल की बात आती है, इंडिया इज ए पोजिशन कि वो इस लेवल से इस लेवल पे आ जाए, ठीक है? लेकिन जो सीढ़ी है उस पर जरा केयरफुली चढ़ना है, पाँव ना फिसले। तो नजर आप सीढ़ी पे रखें, इधर उधर क्यों डाल रहे हैं? फिर फिसल के फिर वही लेवल पे अटक जाएंगे। वंस यू गो अप द लेवल, फिर वही लेवल से नीचे नहीं आएगा, समझ रहे ना? सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आपने देखा होगा कि इतना इतना कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज, ग्रीस की इकोनॉमी इतनी तबाह हो गई, स्पेन की, बट दे आर स्टिल अबव $20,000 पर कैपिटा। गरीब मुल्क नहीं है ग्रीस, इतनी तबाही के बावजूद, राइट? इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन। सो वंस दे आर अप ऑन दैट लेवल, वेरी फ्यू कंट्रीज आर ड्रॉपिंग लेवल्स। इट्स लाइक सेइंग कि आप पास होके 8th ग्रेड में आ गए तो वापस 7th में नहीं आएंगे आप। यू माइट फेल इन द 8th ग्रेड बट यू स्टिल बी इन द 8th ग्रेड, 7th को नहीं भेजाएंगे आप। So India has a chance to get into the top nations of the world. They should not mess it up with foolish domestic agenda. बिल्कुल ये चीज़ें सारी बात है, जब जैसे जैसे आपकी बात सही है ऊपर चले जाएं तो फिर नीचे आना भी मुश्किल हो जाता है, और दैट इज़ ऑब्वियसली द टेस्ट फॉर द लीडरशिप। लेकिन मे बी लेट्स सी 2024 के बाद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इलेक्शन जीत पाते हैं और जी। जिस तरह बात वो कर रहे हैं, जिस तरह वो उनकी पॉपुलैरिटी की भी बात की जा रही है, देखिए पॉपुलैरिटी की बात जो कर रहे थे ना, अभी तक बहुत बातें हो रही थी कि अरे वी डोंट टेक वेस्टर्न डेटा, वेस्टर्न इंडिसेस, हंगर इंडिस फ्लॉप है, ये इंडिस का द ओनली वेस्टर्न इंडिस इनको पसंद आता है पॉपुलर लीडर वाला, क्योंकि वो एक मामूली सा कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट नाम का, वो निकालते हैं, वो इंटरनेट पे सवाल पूछते हैं, अगर आप जाके उनको सब्सक्राइब करें देन यू विल बिकम देयर। कोई सैम्पलिंग वगैरह नहीं करते वो बराबर। मोदी इज नॉट, अगर आप इंडिया का आप करंट नक्शा देखे, आउट। इंडिया को कहते हैं बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो गई है, कोई भी नहीं है इंडिया में। ही इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन साउथ इंडिया, डेफिनेटली पॉपुलैरिटी इज नॉट गुड इनफ। कर्नाटका हार गए वो, और फुल कैंपेन की मोदी ने। सो ये जो कहना कि इज इंडिस्पेंसेबल लीडर, दैट इज नॉट ट्रू। यस ही हैज अप्रूवल रेटिंग बिकॉज उस सर्वे में जाके इंडियंस वोट डाल रहे हैं। आपको पता है एक अभी 5 वो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन या वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर की कोई ऐसी वोट हो रही थी, तो उसमें फैतुल्ला गुलेन को जाके टर्किश ने जाके अर्दोगान को दे देते हैं, बिकॉज वो व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं, गो वोट फॉर अर्दोगान, गो वोट फॉर अर्दोगान। So they're not real. This is not real because people are not sending emails saying vote for Biden या vote for दूसरे countries को इतना जुनून नहीं है कि इंटरनेट पे जाएं और वोट डालें। So it's like that.
they need to grow out of that, real substantive चीजें में आए, and say कि दुनिया के जो मसाइल हैं, for example, आप लिस्ट बना रहे top 20 world challenges, security or economy, you will find that America has taken a position on all of them. And you will find that neither India nor China have taken positions on all of them, and they're not even doing much to solve all of those top problems. So that is where global leadership के लिए अभी वक्त है, but India is moving faster towards its goal than others. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिया इज मूविंग फास्टर देन इट्स फॉर इट्स गोल देन अदर्स. लेट्स सी क्या होता है आइंदा. अगले 4-6 महीने में इलेक्शंस भी आ रहे हैं और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. के इंटरनेशनल ऑर्डर भी तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, बल्कि समझ भी नहीं आ रही इस दफ़ा. आपने सही कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है इस वक्त. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब. सर इट वाज वेरी वेरी थैंक यू. बड़ा मज़ा आया बात करके. बहुत शुक्रिया सर. Thank you.